हेलो एवरीवन, स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 के अंदर यूएनडीपी द्वारा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो एक एक करके देखना शुरू करते हैं इसके बारे में क्या क्या बातें हैं। सबसे पहले तो ये देख लेना भाई, द नेक्स्ट फ्रंटियर इस नाम से ये रिपोर्ट जो है ये जारी की गई है इस बार। चलिए तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें करते हैं इसके बारे में कि ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये कौन जारी करता है। ठीक है, तो ये जारी की जाती है आपके यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी द्वारा। इसे जारी किया जाता है प्रतिवर्ष, एनुअली इसे जारी किया जाता है। उसके बाद में इसको सबसे पहले तैयार किसने किया था, तो देखो भाई ये जो रिपोर्ट है ये सबसे पहले पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट हैं एक महबूब उल हक, और एक भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता और इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं अमर्त्य सेन, इन दोनों के द्वारा इसको तैयार किया गया था। और लेटर ऑन जो है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी जो है उसके द्वारा इसको अपना लिया गया। अब ये करता क्या है यूएनडीपी जो है, तो देखो भाई ये जब तैयार किया गया तो इसका उद्देश्य क्या था कि क्योंकि देखो जो कंट्रीज होती हैं पूंजीवाद के टाइम में बात कर लो आप, या कैसे ही कह लो, जो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर है और ये पूरा का पूरा आपका जो सेंचुरी रहा था पिछला, तो इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा जो है किसी भी कंट्री की ग्रोथ को देखा जा रहा था कि कोई भी कंट्री कितना तेजी से ग्रो कर रहा है। बट कहीं ना कहीं उस ग्रोथ के अंदर जो है समाज या लोग जो है वो हाशिए पर छूटते जा रहे थे। तो इन्होंने इस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के माध्यम से या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के माध्यम से महबूब उल हक और जो अमर्त्य सेन हैं उन्होंने क्या किया कि इसके माध्यम से जनता को या लोगों को, पीपल को, ठीक है, विकास की जो प्रक्रिया है, डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है, उसके सेंटर के अंदर ला करके खड़ा किया कि भाई आपको अगर किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट देखना है, उसका आकलन करना है, तो आप मानव, वहां पर जो मानव संसाधन निवास कर रहा है या जो लोग हैं वहां के, ठीक है, उनके आधार पर, उनके डेवलपमेंट के आधार पर देखो। ठीक है, तो जो महबूब उल हक थे उन्होंने जब 1990 के अंदर पहली बार ये रिपोर्ट जारी की थी तो उसकी जो इनिशियल लाइंस थी उनके अंदर क्लियरली उन्होंने ये चीज लिखी भी थी कि पीपल आर द रियल वेल्थ ऑफ अ नेशन। जो लोग होते हैं या मानव जो है वो किसी भी देश की वास्तविक संपदा है। तो इस आधार पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इसकी शुरुआत हुई। अब ये जो आपकी रिपोर्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसके अंतर्गत पिछले कई सालों से 5 इंडेक्स जो हैं वो जारी किए जाते रहे हैं। और ये 5 आपके कौन से समग्र सूचकांक हैं, तो सबसे पहला है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI। उसके बाद दूसरा है आपका इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। उसके बाद है आपका जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। उसके बाद है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। उसके बाद है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। और उसके बाद इसी साल एक नया इंडेक्स जो है, एक नया सूचकांक यूएनडीपी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, और वो है आपका प्लैनेटरी प्रेशर्स एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो ये पहले 5 चले आ रहे थे कन्वेंशनली, और इस बार यूएनडीपी ने एक नया छठा इंडेक्स जो है, नया सूचकांक और जारी किया है। चलो तो एक एक करके इनके बारे में देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे HDI के बारे में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक के बारे में। तो एक और मैं आपको बात बता दूं, देखो ऑलरेडी अपन पिछली जो भी इंडेक्स की क्लास रही है उसके अंदर अपन ये बात कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि रिपोर्ट जो होती है वो, जैसे ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 की है, ठीक है, लेकिन इसके अंतर्गत जो सूचकांक होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होगा, वो 2019 का होगा। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट 2020 में आई है, उसके अंदर आंकड़ों का जो प्रोसेसिंग किया गया है या जिसके आधार पर रैंकिंग तैयार की गई है, वो आंकड़े कौन से 2020 के नहीं है, वो कौन से 2019 के आंकड़े हैं। उनके आधार पर विश्व के अंदर विभिन्न देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है। तो जब भी आप रिपोर्ट पढ़ोगे तो रिपोर्ट होगी 2020 की, लेकिन उसके अंदर जो इंडेक्स होगा वो कौन सा होगा, 2019 का होगा। तो इसके कारण से कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप एग्जाम के अंदर एग्जाम की बात करें या कोई दूसरी जगह पर अगर आप कहीं बुक के अंदर पढ़ रहे हैं तो प्लीज कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ये 2020 की है, जिसके अंतर्गत आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 जारी किया गया। चलिए तो बात करते हैं कि ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये शुरू कब हुआ, तो 1990 के अंदर अपन ऑलरेडी बात कर चुके, एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे आपके महबूब उल हक, उनके द्वारा ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इसको तैयार किया गया। और लेटर ऑन इस इंडेक्स को यूएनडीपी द्वारा अपना लिया गया कि जो भी विश्व के अंदर देश हैं
उनके अंदर ओवरऑल जो डेवलपमेंट की प्रोसेस हो रही है या जो डेवलपमेंट है उसको मापने के लिए या उसको आप ये कह सकते हो उसका आकलन करने के लिए। चलिए अब इसके अंदर क्या किया जाता है, तो ये देखो है क्या, एचडीआई एक स्टैटिकल टूल है, एक ऐसी विधि है, गणना करने का एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि 3 डायमेंशंस के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट या आप ये कह सकते हो किसी कंट्री के ओवरऑल डेवलपमेंट को जज करने का काम करते हैं, उसका आकलन करने का काम करते हैं। अब ये जो 3 बेसिक डायमेंशंस हैं, 3 जो आयाम हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आपका हेल्थ सेक्टर, ठीक है, हेल्थ। तो लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, इसके बारे में, तो इसके अंदर क्या चीज देखी जाती है, तो इसमें देखा जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यानी कि जन्म के समय आपका जीवन प्रत्याशा जो है वो कितनी है। जैसे वर्तमान में अपने इंडिया के अंदर कितनी है, 68 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जीवन प्रत्याशा दर कहाँ पर है भी, तो वो जापान के अंदर और कुछ ऐसे कंट्रीज के अंदर है, ठीक है। तो ये देखा जाता है जीवन प्रत्याशा दर जो है उसको। फिर दूसरा जो इसके अंदर आयाम देखा जाता है वो होता है नॉलेज या शिक्षा का, एजुकेशन का। इसके अंतर्गत 2 चीजें देखी जाती है। पहली चीज ये देखी जाती है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, यानी कि स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष कि कोई नए बच्चे हैं जो नए जन्म ले रहे हैं बच्चे, उनके लिए कितनी आप कंट्री के अंदर कितना सोचते हो कि यार एक्सपेक्टेड कितने टाइम तक ये स्कूलों के अंदर अपना टाइम जो है वो बिताएंगे। और जो 25 साल से ज्यादा के हो चुके हैं या जो लोग यंग हो चुके हैं, ठीक है, उनके लिए क्या देखा जाता है, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, यानी कि उन्होंने औसतन स्कूल के अंदर कितना समय बिताया है, ठीक है। तो जो आगे अभी बच्चे हैं वो फ्यूचर के अंदर कितना बिताएंगे इस चीज को देखा जाता है, और ऑलरेडी जो लोग यंग हैं वो लोग कितना टाइम बिता चुके उस चीज को देखा जाता है। फिर तीसरा जो इसके अंदर आयाम शामिल किया जाता है, तीसरा जो डायमेंशन है वो है आपका लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है, कि भाई जीवन का जो स्तर है वो क्या होता है। तो इस जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है इसको किस तरीके से देखा जाता है या किस तरीके से मापा जाता है, तो ये होता है आपका ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, यानी कि किसी भी कंट्री की जो ग्रॉस नेशनल इनकम होती है वो पर कैपिटा यानी कि प्रति व्यक्ति स्तर पर जब देखी जाए तो उसके आधार पर उस देश के लोगों का जीवन स्तर जो है वो देखा जाता है। अब यहाँ पर ये जो आपके प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय है ये किसके आधार पर देखी जाती है, तो ये पीपीपी, ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी जो है उसके आधार पर इसको देखा जाता है, क्रय शक्ति समता के आधार पर। तो थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं कि ये पीपीपी क्या है। तो देखो परचेजिंग पावर और पैरिटी, परचेजिंग पावर का मतलब क्या हो गया कि ये किसके संदर्भ में बात हो रहा है, ये किसी भी देश की मुद्रा के संदर्भ में बात की जा रही है कि वहां पर जो भी करेंसी यूज की जा रही है उसकी परचेजिंग पावर कैसी है, ठीक है। और इसके आधार पर क्या कर रहे हैं अपन, समानता को देख रहे हैं, पैरिटी को देख रहे हैं कि भाई इंडिया के अंदर रुपया चलता है, यूएसए के अंदर डॉलर चलता है, ठीक है, कहीं और पर जैसे यूरोप के अंदर या यूरोपियन यूनियन के अंदर आपका यूरो चलता है, ठीक है, तो जापान के अंदर येन चलता है। तो इस तरीके की जो भी अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग करेंसी है और उनके अंदर क्या होता है वहां पर लेन देन होता है। तो आप ये जो लिविंग स्टैंडर्ड है ये कैसे जज करोगे, जब आपकी सभी जगह मुद्राएं अलग है, सभी जगह करेंसी अलग है, तो आपके पास कोई कॉमन चीज तो होनी चाहिए जिसके आधार पर आप उनके लिविंग स्टैंडर्ड को देख सको, ठीक है, या उनकी मुद्राएं जो है उनकी क्रय शक्ति जो है उसको आपस में तुलना कर सको, उनकी जो परचेजिंग पावर है उसको आप कंपेयर कर सको। तो वो क्या कहलाता है आपका परचेजिंग पावर पैरिटी कहलाता है। और ये आपको अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो इकोनॉमी के अंदर आपने पढ़ा होगा, जो मैकडोनल्ड्स का ये बिग मैक नाम से एक बर्गर आता है, ठीक है, उसके आधार पर पूरे विश्व के अंदर परचेजिंग पावर पैरिटी जो है, क्रय शक्ति क्षमता विभिन्न देशों की विभिन्न मुद्राओं की उनको जज किया जाता है। तो थोड़ा बहुत ही आपको आइडिया होगा। तो एचडीआई जो है, अपन ने बात करी एचडीआई क्या है, तो ये किसी भी कंट्री की ओवरऑल डेवलपमेंट जो है उसको 3 बेसिक डायमेंशंस के अंदर देखता है। सबसे पहला है हेल्थ से रिलेटेड, दूसरा है आपका नॉलेज या एजुकेशन से रिलेटेड, और तीसरा कौन सा है आपका, तो वो लिविंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड। अब इन्हीं के अंदर आप देखोगे तो हेल्थ को देखा जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, इसके माध्यम से एजुकेशन जो है इसको 2 तरीके से देखा जाता है। एक है आपका एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कि स्कूल के अंदर कितने अपेक्षित वर्ष बिताए जा सकते हैं बच्चे द्वारा, और जो बड़े लोग हैं उनके लिए क्या देखते हैं, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, यानी कि स्कूल के अंदर औसतन उन्होंने कितने वक्त बिताया है। और आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है उनको देखा जाता है जो भी ग्रॉस नेशनल इनकम है वो पर कैपिटा कितनी है उसके आधार पर। तो ये आपका एचडीआई जो है वो इस तरीके से तैयार किया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को इस तरीके से अपन प्रिपेयर करते हैं। अब अपन बात करते हैं वर्ल्ड लेवल पर क्या रैंकिंग्स रही है, मुद्दे की बात पे आते हैं। तो देखो पूरे वर्ल्ड के अंदर एचडीआई में टॉप किया है नॉर्वे ने। आपको पता ही है भाई नॉर्वे जो है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में से एक है,
ठीक है, और वो ऑलमोस्ट सभी तरीके के जो इंडेक्सेस हैं, अच्छे वाले इंडेक्सेस, उनके अंदर अच्छी पोजीशंस पर ही रहते हैं। तो फर्स्ट जो रैंक है वो रही है एचडीआई के अंदर नॉर्वे की, और नॉर्वे ने जो अपना एचडीआई स्कोर किया है वो है 0.957, ठीक है, यानी कि बहुत अच्छा स्कोर है, ये काफी अच्छा स्कोर है। उसके बाद सेकंड रैंक है आपके आयरलैंड की, थर्ड रैंक है आपके स्विट्जरलैंड की, फोर्थ रैंक है हांगकांग की, फिफ्थ रैंक है आपके आइसलैंड की, फिर है आपके जर्मनी, फिर है आपके स्वीडन, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर नीदरलैंड्स और उसके बाद में डेनमार्क। तो ये आपके एचडीआई के तहत जो टॉप 10 कंट्रीज रहे हैं उनकी बात करते हैं। अब बात करते हैं भाई यूएसए की। यूएसए जो है वो विश्व के अंदर कहता ना सबसे प्रमुख देश है, तो उसकी बात करें तो उसको 17th रैंक रही है, 17वीं। ठीक है, चलिए, तो ये अपन ने बात करी वर्ल्ड लेवल पर। अब थोड़ी बात करते हैं अपन इंडिया की, भारत के बारे में बात करते हैं। तो भारत जो है उसकी एचडीआई 2019, ठीक है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक 2019 रहा है, उसके अंदर भारत की रैंक 131वीं रही है, 131 रैंक रही है, और ये पिछले साल की तुलना में 2 स्थान नीचे गिर गई है। 2018 का जो एचडीआई था आपका, उसके अंदर भारत की रैंक 129वीं थी, 129 रैंक थी, और 2019 के अंदर 2 रैंक और गिर गया इंडिया, और 131 रैंक हमारे को प्राप्त हुई है। और इंडिया का जो एचडीआई वैल्यू रहा है वो रहा है आपका 0.645, और इसके आधार पर भारत को जो है वो आप मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी, मध्यम मानव विकास सूचकांक वाली जो श्रेणी है, मानव विकास श्रेणी जो है, उसके अंतर्गत रख सकते हो या रखा गया है। ठीक है, चलिए, अब अपन ये तो एग्जैक्टली इंडिया की बात करी, अब अपन हमारा जो आसपास का जो क्षेत्र है, साउथ एशिया का जो क्षेत्र है, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। थोड़ा ब्रिक्स कंट्री के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ब्रिक्स कंट्रीज की इकोनॉमी काइंड ऑफ एक जैसी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, और वर्ल्ड लेवल पर अपनी बातों को एक साथ रखते हैं। तो उसके अंदर इंडिया का क्या स्टैचर है उसको देख लेते हैं। और जो साउथ एशिया, जिसको हम अपनी वो कहते हैं थोड़ा यूं मानते हैं कि हम यहाँ पर सुपर पावर हैं, ठीक है, तो वहां पे देखते हैं कि इंडिया का एचडीआई एज कंपैरिजन क्या रहा है। तो देखो, रशिया जो है उसका रैंकिंग रही है 52, श्रीलंका की रही है 72, ब्राजील की रही है 84, चाइना की रही है 85, साउथ अफ्रीका की रही है 114, ठीक है, इंडिया की रही है 131, बांग्लादेश की रही है आपके 133, नेपाल की रही है 145, पाकिस्तान की बात करने की जरूरत है नहीं, 154 रैंक रही है। तो ये कुल मिलाकर के आपके ब्रिक्स कंट्रीज और साउथ एशियन कंट्रीज, दक्षिण एशियाई देश जो हैं, उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस रही है। देखा जाए तो इंडिया की परफॉर्मेंस काफ़ी खराब है कंपैरेटिवली, और भारत को इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए, तो ये हमने बात करी एचडीआई के बारे में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपके आईएचडीआई के बारे में, इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक। तो ये क्या है? तो सबसे पहले बात करें तो इसको 2010 के अंदर एचडीआर के अंदर, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, शामिल किया गया था। अब ये है क्या? तो ये जो आपका आईएचडीआई है, ये बेसिकली क्या करता है कि एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का इंडेक्स जो है आपका, उसकी जो वैल्यू है उसको असमानता के आधार पर समायोजित करता है, इनइक्वालिटी के आधार पर क्या करता है, उसको एडजस्ट करता है। कैसे, इस चीज को समझो। देखो, क्योंकि कोई भी देश के अंदर डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से 100% इंक्लूसिव या समावेशी नहीं हो सकती, वहां पर अंतर रहेगा ही रहेगा। जैसे इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर ये बहुत ज्यादा है कि इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, जहाँ यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है और बहुत डाइवर्स है। तो इस कारण से आप देखो, असमानता कैसे हो जाएगी? क्या जम्मू कश्मीर का, राजस्थान का, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे स्टेट्स हैं, क्या इन सभी का डेवलपमेंट समान तरीके से हो रहा है? नहीं, ठीक है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात ये कंपैरेटिवली अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं। वहीं पर आप देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे स्टेट्स हैं या राजस्थान है, वो बिहार है, वो कंपैरेटिवली उतने अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं कर रहे। तो स्टेट वाइज या रीजन वाइज भी क्या हो रहा है, जो आपका डेवलपमेंट की प्रोसेस है उसके अंदर अंतर आ रहा है, असमानता आ रही है, इनइक्वालिटी आ रही है, ठीक है। आप फिर आप ये देख सकते हो, वर्ग के आधार पर, क्लास के बेसिस पर देख सकते हो, क्या डेवलपमेंट की प्रोसेस के अंदर गरीब को भी उतना ही फायदा हो रहा है जितना अमीर को हो रहा है? नहीं। ऑब्वियसली बात है कि गरीब जो है कम गति से उसका उत्थान हो रहा है, जबकि अमीर जो है वो थोड़ा तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो असमानता है डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर, ठीक है, इनइक्वालिटी जो है उसको एडजस्ट करता है यहाँ आईएचडीआई, समझ गए। तो इस तरीके की जितनी भी आपकी कुछ बेसिक फंडामेंटल असमानताएं होती है, इनइक्वालिटीज होती हैं, उनको एचडीआई के अंदर समायोजित किया जाता है,
ताकि आपको एक रियल सिनेरियो जो है किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट प्रोसेस का, ग्रोथ का, वो आपके सामने आ सके। ठीक है, अब इसके माध्यम से होता क्या है बेसिकली, तो आपका जो IHDI है उसके अंदर असमानता या इनइक्वालिटी के कारण जो परसेंटेज लॉस होता है वही आपका IHDI बताता है। तो अगर इंडिया के संदर्भ में बात करें तो भारत का 2019 के अंदर IHDI का जो स्कोर रहा है वो 0.537 रहा है। समझ गए इस चीज को, यानी कि कुल मिलाकर के हमारा जो इसके अंदर लॉस रहा है HDI की तुलना में वो 16.8% रहा है, कि हमारे यहाँ पर अभी भी असमानता है। जबकि हमारा HDI स्कोर कितना था, तो 0.6 था, ठीक है, 0.645, जबकि यहाँ पर आप देख रहे हो तो हमारा IHDI स्कोर जो है वो घट करके क्या हो गया, 0.537 हो गया। ठीक है, तो ये है IHDI, समझ गए होगे आप। चलिए नेक्स्ट इंडेक्स की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट है आपका जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, लैंगिक विकास सूचकांक। इसको HDR के अंदर, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर सन 1995 में शामिल किया गया था। अब ये क्या चीज बताता है, तो इसका नाम अपने आप में बता रहा है। ये क्या बताता है, तो जो जेंडर्स हैं, जो लिंग हैं, उनके बीच में जो समानता है डेवलपमेंट के दौरान, उसको बताता है। ठीक है, तो इक्वालिटी बिटवीन जेंडर्स जो है उसको इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब देखें ये एग्जैक्टली ये निकाला कैसे जाता है, तो ये होता क्या है बेसिकली, जो फीमेल का और मेल का आपका HDI स्कोर होता है, उसका रेशियो होता है या प्रपोर्शन होता है, बस इस चीज को समझ लो। और अगर इंडिया की बात करें तो आपका जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर इंडिया ने बहुत बुरा परफॉर्म किया है, बहुत ही बुरा, यानी कि कुल मिलाकर के हमारे यहाँ पर जो लैंगिक समानता है, जेंडर इक्वालिटी है, वो अच्छी नहीं है। उसके अंदर वो कहते हैं बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। भारत 166 देशों में से 153वीं रैंक पर रहा है। तो आप समझ ही रहे हो चीज को कि हमारे यहाँ पर जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी कितनी ज्यादा है, या फिर आप ये कह सकते हो जेंडर बेस्ड इक्वालिटी की, ये लिंग आधारित जो समानता है डेवलपमेंट की, उसके अंदर बहुत ज्यादा कमी है या बहुत ज्यादा अंतर है। ठीक है, चलिए तो ये बात होगी आपके GDI की, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जेंडर ये इनइक्वालिटी इंडेक्स। अब ये जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जो है ये क्या बताता है, तो ये देखो, जो आपका जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स था वो तो समानता को बताता था, इक्वालिटी को बताता था। ये अपने नाम से ही बता रहा है, ये किसको बताएगा, इनइक्वालिटी को बताएगा, डिस्पैरिटी को बताएगा, जो असमानता है विकास की प्रक्रिया के अंदर, डेवलपमेंट की प्रोसेस के अंदर जो जेंडर इनइक्वालिटी है या जेंडर डिस्पैरिटी है आपकी, जो लैंगिक असमानता है, उसको इसके माध्यम से मापा जाता है। अभी अपन मापते किस आधार पर हैं, तो इसके लिए कुछ 3 आपके जो बेसिक ह्यूमन डेवलपमेंट के पैरामीटर्स होते हैं उनको देखा जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट के जो 3 पैरामीटर्स हैं उनको देखा जाता है, और वो तीनों यहाँ पर अलग हैं। ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जो 3 पैरामीटर थे उनकी बात नहीं कर रहे हैं भाई, वो अलग थे। यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब मानव विकास की, क्योंकि जेंडर से रिलेटेड है, तो जेंडर बेस्ड जो मानव विकास होता है आपका, ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, उसके कुछ 3 डायमेंशंस हैं, बेसिक डायमेंशंस, उनके आधार पर इसको देखा जाता है। तो सबसे पहला कौन सा है, तो वो है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है या आपके प्रजनन स्वास्थ्य, इसके अंतर्गत सबसे पहला 2 चीजें देखी जाती है। कौन कौन सी देखी जाती है, सबसे पहले है आपके मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मातृ मृत्यु दर, ठीक है, और दूसरी है आपकी किशोर जन्म दर। इन दोनों के आधार पर देखा जाता है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, MMR जो होती है, थोड़ा सा देखना भाई, ये जो होती है ये किसको बोलते हैं, तो किसी भी नवजात को जन्म देते समय या बच्चे को जन्म देते समय जितनी भी महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, उसके आधार पर आपकी MMR जो है वो कैलकुलेट की जाती है। और ये क्या बताती है कि वहां पर किसी भी कंट्री के अंदर महिलाओं के लिए हेल्थ सर्विसेज कितने अच्छे लेवल की हैं या कितने बुरे लेवल की हैं। फिर किशोर जन्म दर जो है वो क्या बताती है, तो ये आपके बताती है कि कितनी बच्चियां जो हैं उनका बाल विवाह हो गया या जल्दी शादी हो गई, और इस कारण से वो जल्दी उम्र के अंदर जो किशोरावस्था है उनकी, उस दौरान वो जो है माँ बन गई। तो किशोरावस्था के दौरान महिलाओं द्वारा वो कहते हैं कितने बच्चों का जन्म दिया जा रहा है, उस चीज को इसके अंतर्गत देखा जाता है। और इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि महिलाएं जो है उनकी स्थिति स्वास्थ्य को लेकर के लोग कितने अवेयर हैं। क्यों, क्योंकि भाई आप ये देख ही रहे हो कि भाई 18 साल का, अपने यहाँ पर 18 साल कर रखा है, और थोड़े टाइम पहले बात चल रही थी कि 18 को बढ़ा करके 21 साल कर दिया जाए, जो ये महिलाओं की शादी की न्यूनतम उम्र है उसको बढ़ा करके। तो ये जेंडर इक्वालिटी की दिशा के अंदर एक बहुत अच्छा प्रयास होता, साथ ही साथ में महिलाओं को शिक्षा के लिए भी उसमें फायदा होता, उनकी हेल्थ के ऊपर भी इसके पॉजिटिव वो कहते हैं आप इम्पैक्ट्स देखते। वरना अभी क्या 18 साल कर रखा है, और अपन तो
आप देखते हो राजस्थान के अंदर तो बाल विवाह का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, तो 18 साल से भी कम उम्र में भी जब शादी कर दी जाती है, तो क्या होता है कि भई जो आपकी सेक्सुअल इन्फॉर्मेशन है या फिर आप कह सकते हो सेक्स एजुकेशन है, उसकी कमी के चलते हुए या जो भी सामाजिक हमारी परिस्थितियाँ उनके चलते हुए बच्चियाँ जो हैं वो गर्भवती हो जाती हैं या किशोरावस्था के अंदर ही, और उनकी अभी कह सकते हो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो इम्पैक्ट होती है। चलिए, नेक्स्ट जो बात करें वो है आपका एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण। सशक्तिकरण के अंदर आपके दो एस्पेक्ट्स को देखा जाता है। एक देखा जाता है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को, ठीक है, कि राजनीतिक रूप से कितना सशक्तिकरण हुआ है, और दूसरा देखा जाता है एजुकेशनल लेवल पर। तो राजनीतिक रूप से जो देखते हैं अपन एम्पावरमेंट को, वो कैसे देखा जाता है या उसका आंकलन कैसे किया जाता है, तो किसी भी देश की संसद या जो विधानसभाएं हैं, जो भी आपकी पार्लियामेंट है या लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उनके अंदर महिलाओं का रेशियो कितना है, प्रपोर्शन कितना है, ठीक है, महिलाओं का अनुपात कितना है, एक ये। और दूसरी जो चीज देखी जाती है वो ये होता है कि 25 साल से अधिक उम्र वाले जो लोग हैं, उनके अंदर कितने ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन को प्राप्त कर रखा है, और कितने ऐसे पुरुष हैं जिन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन जो है उसको प्राप्त कर रखा है, ठीक है। तो इन दोनों के प्रपोर्शन के आधार पर देखा जाता है। फिर तीसरा जो है वो है आपका आर्थिक आधार पर, इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पर देखा जाता है। और इसमें क्या देखते हैं अपन, तो इसके अंदर अपन देखते हैं कि 15 साल से अधिक उम्र की जितनी भी महिलाएं हैं या पुरुष हैं, उनके आधार पर अपन क्या देखते हैं, तो जो आपकी श्रम शक्ति भागीदारी दर होती है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होती है, उसको इसके अंतर्गत देखा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है भाई, आप लोग इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर भी इस चीज को पढ़ते होंगे। तो इन तीन बेसिक जो आपकी डायमेंशंस हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की, उनके आधार पर क्या देखा जाता है, जेंडर इनइक्वालिटी को देखा जाता है डेवलपमेंट की प्रोसेस के अंतर्गत। समझ गए इस चीज को। अब ये जो GII होता है आपका, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, इसका स्कोर जितना ज्यादा होगा या इसकी रैंक आपकी जितनी ज्यादा होगी, उतना ही वहां पर किसी भी देश के अंदर इनइक्वालिटी होगी, यानी कि असमानता उतनी ही ज्यादा होगी। और भारत के अंदर भी असमानता जो है वो थोड़ी ज्यादा ही है, अपन ने अच्छा स्कोर नहीं किया इसके अंदर। 162 देशों के अंदर इंडिया की जो रैंक रही है वो है आपकी 123। तो यहाँ पर भी अभी हमारे को इम्प्रूव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो कुल मिला के बात की जाए तो आपकी जो जेंडर इक्वालिटी है उस लेवल पर भी हमको बहुत काम करना है, और जो जेंडर डिस्पैरिटी या जेंडर इनइक्वालिटी है उसको भी कम करने के लेवल पर हमको बहुत ज्यादा काम करना है। चलिए, नेक्स्ट अपन इंडेक्स की बात करते हैं, वो है आपका मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, MPI। बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, इकोनॉमी के अंदर भी आप लोग पढ़ते हो इस चीज को, ठीक है। तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, तो ये किस आधार पे तैयार किया जाता है, तो इसके अंदर दो चीजें देखी जाती है भाई। एक तो ये देखा जाता है कि गरीबों की संख्या का अनुपात देखा जाता है कि भाई प्रपोर्शन कितना है, कि कितने लोग गरीब हैं, एक तो इस चीज को देखा जाता है। तो ये हो गया क्वालिटी की सॉरी आपके क्वांटिटी के लेवल पर, मात्रात्मक आधार पर। दूसरा देखा जाता है क्वालिटी के आधार पर। क्वालिटी के आधार पर कैसे, कि जो गरीब लोग हैं उनके अंदर भी क्या होता है कि अलग अलग उनको वो कहते हैं ना डेप्रिवेशंस जो हैं उनका सामना करना पड़ता है। तो किसी भी गरीब व्यक्ति द्वारा औसतन कितने ऐसे डेप्रिवेशन एक्सपीरियंस जो है वो उनके द्वारा अनुभव किए गए हैं, ठीक है, उन चीजों को देखा जाता है। कि जैसे भाई कोई ऐसा गरीब है, आप ये कह सकते हो कि जो एजुकेशन उसको प्रॉपरली नहीं मिल पा रही, कोई ऐसा गरीब है जिसको पोषण प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, तो सबकी क्या है, अलग अलग डेप्रिवेशन है या अलग अलग अभाव है जिनका उनको सामना करना पड़ता है। जैसे आप बात करो तो शहर के अंदर जो लोग रहते हैं, ठीक है, तो उनको क्या रहता है कि उनको एजुकेशन फिर भी ठीक मिल जाएगी, बट उनको खाने पीने का वो कहते हैं प्रॉब्लम रहता है। वहीं पर गांव के अंदर आप बात करोगे तो वहां पर गरीबी के स्तर पर क्या रहता है कि चलो खाना पीना वो खुद से उगा लेते हैं, कर लेते हैं, या उस तरीके की चीजें रहती है, थोड़ी प्योर रहती है, तो वहां पर खान पान वाली दिक्कत उनको कंपैरेटिवली कम है। लेकिन वहां पर एजुकेशन नहीं है, ठीक है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वहां पर रोजगार वाला नहीं है। तो आप देख रहे हो कि अभाव जो है अलग अलग, गरीब व्यक्ति वो हैं तो सभी गरीब, ठीक है, पर किसी को गरीबी में किन्हीं अलग प्रकार के अभावों का सामना करना पड़ रहा है, किसी को अलग प्रकार के अभावों का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इनके आधार पर कि औसतन कितने अभाव या कितने डिप्रिवेशन जो है वो प्रत्येक गरीब व्यक्ति फील करता है या अनुभव करता है, उनको इसके अंतर्गत MPI के अंतर्गत देखा जाता है। और ये जो आपके जो डिप्रिवेशन है ये किस आधार पर देखे जाते हैं, तो जो HDI था, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसके 3 बेसिक डायमेंशंस थे, उनके आधार पर देखा जाता है कि भाई आपके हेल्थ के लेवल पर क्या है, एजुकेशन के लेवल पर क्या है, और लिविंग स्टैंडर्ड जो है, ठीक है, या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर जो है उसके लेवल पर इन चीजों को देखा जाता है, ठीक है। फिर बात करें
तो ये जो HDR रिपोर्ट है या आप कह सकते हो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, इसके अंतर्गत भारत में स्टडी करके ये बताया गया कि भारत के अंदर 27.9% जो भारत की पॉपुलेशन है वो आपके मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंतर्गत आती है, यानी कि बहुआयामी गरीबी का शिकार है। और साथ ही साथ में 19.3% जो इंडियन पॉपुलेशन है, भारत की जनसंख्या है, वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के लिए वल्नरेबल है, संवेदनशील है, कि वो एक तरीके से बस उसके कगार पे ही है कि अगर कुछ भी छोटा मोटा ही वो कहते ना कोई गड़बड़ हुई और वो लोग क्या है कि गरीबी वाले उस कैटेगरी के अंदर चले जाएंगे। तो ओवरऑल अगर अपन बात करें ना तो आपके लगभग कितने हो गए 48.2% के आसपास जो है भारत की जनसंख्या वो गरीबी से त्रस्त है या गरीबी से जूझ रही है। समझ गए आप चीज को? यानी कि ये भारत के लिए बहुत ज्यादा चिंताजनक चीज है कि 28% तो सीधे सीधे हो गए, 27.9% ये तो सीधे सीधे ही मल्टी डायमेंशनली पुअर घोषित कर दिए गए हैं HDR द्वारा। और उसके बाद में अगर अपन ओवरऑल भी बात करें तो आपके 48% जो इंडियन पॉपुलेशन है वो किसी न किसी तरीके से गरीबी या गरीबी के कगार पर है। तो ये हमारे लिए बहुत चिंताजनक बात है। अब अपन ने बात करी भी कि जो आपका HDI है उसके 3 जो बेसिक डायमेंशन होते हैं उनके आधार पर जो MPI है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, उसकी गणना की जाती है। तो वो 3 आधार कौन कौन से थे? एक तो था आपका स्वास्थ्य, हेल्थ, दूसरा था आपका एजुकेशन, शिक्षा, और तीसरा था आपका जीवन स्तर, लिविंग स्टैंडर्ड। तो देखना, हेल्थ के अंदर 2 चीजों को शामिल किया जाता है। कौन कौन सी है भाई आपके? इन तीनों को देखो बराबर हिस्सेदारी दी गई। हेल्थ को 1/3, एजुकेशन को 1/3 और जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको भी 1/3, 1/3 हिस्सा इन तीनों का है। ठीक है। फिर ये जो हेल्थ वाला है 1/3, इसको भी 2 बराबर हिस्सों के अंदर बांटा गया है। एक है आपका न्यूट्रिशन यानी कि पोषण को देखा जाता है, और एक अपने देखा जाता है चाइल्ड मोर्टेलिटी यानी कि बच्चों की जो जन्म दर ये आपकी मृत्यु दर है, इसको देखा जाता है। ठीक है। फिर बात करें एजुकेशन की, शिक्षा की, तो शिक्षा वाले सेगमेंट को भी 2 अलग अलग बराबर हिस्सों के अंदर बांट करके देखा जाता है। एक देखा जाता है ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, यानी कि कितने सालों तक या कितने साल तक जो बच्चे हैं उन्होंने स्कूल के अंदर समय बिताया है, कितने साल उन्होंने स्कूलिंग की उनके रहे हैं। ठीक है। ये तो आपके क्वांटिटी लेवल पर हो गया, मात्रात्मक आधार पर हो गया, लेकिन साथ ही साथ में क्वालिटी भी तो आपको देखनी पड़ेगी। क्वालिटी कैसे? स्कूल अटेंडेंस, कि आपकी स्कूल के अंदर उपस्थिति क्या रही है, क्योंकि ये तो सिर्फ नामांकन की बात करता है। जैसे आपने देखा होगा अपने ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर क्या होता है कि बच्चे या बच्चियां जो होते हैं, स्पेशली अगर अपन गर्ल्स की बात करें, तो उनका नामांकन, एनरोलमेंट तो करवा दिया जाता है, लेकिन उसके बाद में वो लोग उनको स्कूल जाने ही नहीं दिया जाता है। घर के काम करवाते रहते हैं, सब कुछ करवाते रहते हैं, उनको जैसे तैसे वो कहते हैं ना कि मतलब उनकी स्कूल के अंदर अटेंडेंस उतनी अच्छी नहीं रहती है। तो फिर मतलब क्या रहा कि जो एजुकेशन या जो वैल्यू एडिशन उनकी लाइफ के अंदर होना चाहिए था, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए था, सर्वांगीण विकास होना चाहिए था, वो तो उनसे वंचित रहेगी। क्यों? क्योंकि आपने स्कूल जाने ही नहीं दिया। हाँ ठीक है, सरकार ने कर रखा है 5वीं तक किसी को फेल नहीं करेंगे, मिड डे मील है, ठीक है, पास किए जा रहे हो, करते जा रहे हो। तुमने वो कहते हैं 10वीं तक पास करवा दिया या 8वीं तक पास करवा के सर्टिफिकेट पकड़वा दिया, बट क्या इससे वास्तव में उनके अंदर एक शिक्षा का संचार हुआ या वो कहते हैं वैल्यू एडिशन हुआ? नहीं। साक्षर हो गए, ठीक है, तो उस चीज को भी यहाँ पे देखा जाता है। फिर हम लिविंग स्टैंडर्ड की बात करें, जीवन स्तर की बात करें, तो इसको अलग अलग और बराबर 6 हिस्सों के अंदर देखा जाता है। कौन कौन से? एक देखा जाता है कुकिंग फ्यूल, कि भाई जो खाना बनाने के लिए कौन सा ईंधन उपयोग में लिया जाता है। अपने यहाँ पर लेते हैं भी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो जीवाश्म ईंधन होता है, फॉसिल फ्यूल्स या लकड़ी होती है, उपले होते हैं, थेपड़ी, इनको यूज किया जाता है, तो वो खराब चीज है। ठीक है। खराब लिविंग स्टैंडर्ड को बताता है। फिर आपकी जो सैनिटेशन है उस चीज को देखा जाता है, यहाँ पर स्वच्छता और इन सब चीजों को। ड्रिंकिंग वाटर, पेयजल जो है, इसको देखा जाता है। आपके इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की उपलब्धता कितनी है, उसको देखा जाता है। हाउसिंग, ठीक है, कि आपके पास मकान है कि नहीं है, या टेन वैन के छपरों के अंदर ही रह रहे हो या डाली वाली जो है उन्हीं के अंदर रह रहे हो। और असेट्स, संपत्तियां कितनी हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों के आधार पर लिविंग स्टैंडर्ड को देखा जाता है। तो ये है आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। चलिए, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो इस साल नया इंट्रोड्यूस किया गया है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 के अंतर्गत, और वो है आपका प्लैनेटरी प्रेशर्स एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं अपन। तो ये क्या है भाई? तो प्लैनेटरी प्रेशर्स एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI है, जिसको आप प्लैनेटरी प्रेशर्स के आधार पर, यानी कि ये जो हमारा प्लैनेट है, ग्रह है, इसके ऊपर जो विभिन्न प्रकार के दबाव जो मानव के द्वारा आरोपित किए जा रहे हैं या मानव के कारण उत्पन्न हो रहे हैं, उनको समायोजित करते हुए जो HDI है, ठीक है, वो तो बेसिक एक आपको आइडिया हो जाए। फिर अपन इसके बारे में थोड़ी डिटेल से बात करते हैं। है क्या? देखो,
कि जो मानव विकास की प्रक्रिया है, एक टाइम था जब प्रकृति और मानव का जो विकास है वो साथ साथ चल रहा था, लेकिन उसके बाद में क्या, और संतुलन के अंदर था। उसके बाद में ये हुआ कि ह्यूमंस जो हैं, अपन ह्यूमन एक ग्रीडी स्पीसी है भाई, ठीक है, हम बहुत ही क्या बोलते हैं ग्रीडी को, लालची प्रवृत्ति के हैं, ठीक है। हमने प्रकृति के बारे में सोचना छोड़ दिया, सिर्फ और सिर्फ हमारे बारे में सोचना जारी रखा। तो क्या हुआ कि भाई प्रकृति जितना समायोजित करती थी या संतुलन बनाती थी ना, अब हमने डेवलपमेंट को क्या कर दिया, उससे और ज्यादा तेज लेकर के चले गए। तो इस कारण से क्या है, प्रकृति के ऊपर या नेचर के ऊपर दबाव, हमारे प्लेनेट के ऊपर दबाव बढ़ने लगा। पहले संतुलन में था, अब बढ़ने लगा। तो ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट की प्रोसेस है, मानव विकास की जो प्रक्रिया है, इसके द्वारा हमारी पृथ्वी के ऊपर, हमारी प्रकृति के ऊपर कितना दबाव उत्पन्न हुआ है, और उसके आधार पर उसको समायोजित करते हुए HDI जो है उसको देखा जाता है। अब ये जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, इसके अंतर्गत क्या चीजें होती है जिनसे प्रकृति पर दबाव बनता है, ठीक है। तो उसके अंदर मोटा मोटी दो चीजें होती है भाई, कि हम कार्बन एमिशन जो कर रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा भाई, ग्लोबल वार्मिंग जो है उसके चलते हुए पूरे विश्व के ऊपर, जलवायु के ऊपर और प्रकृति के ऊपर खतरा आया हुआ है। तो जो ग्लोबल लेवल पर हमारे द्वारा कार्बन एमिशन किया जाता है, तो उसके चलते हुए जो प्रकृति है उसको नुकसान पहुंचता है। तो प्रत्येक देश द्वारा, ठीक है, कितना ये आपके कार्बन उत्सर्जन किया जा रहा है, उस चीज को देखा जाता है। साथ ही साथ में मटेरियल फुटप्रिंट जो है, यानी कि क्या होता है मटेरियल फुटप्रिंट, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो इन दोनों के आधार पर क्या करते हैं अपन, प्रकृति पर जो दबाव पड़ रहे हैं मानव विकास के कारण, उनको समायोजित किया जाता है। चलिए, अब इसको अपन कैसे करते हैं, कैसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखो तो सीधा सा ये है कि हमारे डेवलपमेंट की प्रोसेस के अंतर्गत हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं, उनका उत्पादन करते हैं। बहुत सारे वस्तुएं और सेवाएं जो हैं उनका उत्पादन किया जाता है। अब वस्तुएं सेवाएं हवा से तो बनती नहीं है, ठीक है, उनके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ प्रोसेसेस करनी पड़ेंगी, और उन प्रक्रियाओं के दौरान क्या करते हैं हम, बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस या जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड है या कार्बन जो है उसका उत्सर्जन किया जाता है। तो जो हमारे द्वारा कार्बन एमिशन किया जाता है, जो हमारे द्वारा फॉसिल फ्यूल्स का उपयोग किया जाता है, जो प्रकृति के अंदर जो धातुएं, आपके मेटल्स उपलब्ध हैं, जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज उपलब्ध हैं, प्राकृतिक संसाधन है, उनको उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो उसके आधार पर हम क्या करते हैं कि प्लैनेट के ऊपर जो दबाव बन रहा है या जो प्रेशर बढ़ रहा है, उसको इसके अंदर मेजर किया जाता है या आंका जाता है। अब बेसिकली इसके अंदर किया क्या जाता है, आपके प्लैनेटरी प्रेशर्स एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत अपन ये करते हैं कि किसी भी कंट्री के अंदर पर कैपिटा जो कार्बन एमिशन हो रहा है प्रति व्यक्ति, जो कार्बन उत्सर्जन कह सकते हो आप, या कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन हो रहा है, और साथ ही साथ में जो मटेरियल फुटप्रिंट है उसका, ठीक है, उसको इसके अंतर्गत समायोजित करते हैं, एडजस्ट करते हैं। अब मटेरियल फुटप्रिंट क्या हो गया कि भाई आप कोई गुड्स एंड सर्विस बना रहे हो, तो उस दौरान क्या किया जाता है, आपके द्वारा बहुत सारे संसाधनों का उपयोग किया जाता है, पदार्थों का उपयोग किया जाता है, धातुओं का उपयोग किया जाता है। तो अब वो जो धातुओं का निष्कर्षण, अब सोना आप यूज कर रहे हो, आप लोहा यूज कर रहे हो, आप स्टील यूज कर रहे हो, तो स्टील लोहे से बनता है आपका, ठीक है, मैग्नीज होता है, स्टील आपका आयरन होता है, आप कॉपर को यूज करते हो, आप सिल्वर को यूज करते हो, एल्यूमिनियम को यूज करते हो, तो बहुत सारी मेटल्स को आप यूज करते हो। आप दूसरी तरीके के और 10 मटेरियल हैं, आप बांस यूज कर रहे हो, आप रबर यूज कर रहे हो, तो इस तरीके की जो 10 चीजें, नारियल यूज कर रहे हो आप, तो ये जो चीजें हम प्रकृति से यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या कहलाता है, मटेरियल फुटप्रिंट कहलाता है। कि जो पदार्थ हमने लिए और उसके बदले में हमने जो प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ी, ठीक है, गंदी छाप छोड़ी, कि भाई क्यों, क्योंकि अब संतुलन नहीं हो पा रहा ना, हम उसका ज्यादा यूज कर रहे हैं, उपभोग ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो जो कार्बन फुटप्रिंट है और जो मटेरियल फुटप्रिंट है, इन दोनों को क्या किया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट के प्रोसेस के अंदर समायोजित किया जाता है। अब अपन बात करें PHDI का स्कोर की या रैंकिंग की, तो भारत के संदर्भ में ही अपन सीधी सीधी बात कर लेते हैं। तो भारत का जो HDI रैंकिंग है वो है 131, और अगर अपन प्लैनेटरी प्रेशर्स एडजस्ट करते हुए HDI की बात करें तो वो रैंक थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती है और हो जाती है 123, यानी कि कुल मिलाकर के हमारे यहाँ पर जो कार्बन एमिशन है वो कंपैरेटिवली जो है वो थोड़ा सा ठीक है। तो आप देखोगे तो जितने भी अपने यहाँ पर साउथ एशियन कंट्रीज हैं उनका जो PHDI है वो थोड़ा सा ठीक है HDI की तुलना में। वहीं पर आप देखोगे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका PHDI जो है वो HDI की तुलना में थोड़ा सा खराब है, ठीक है। जैसे नॉर्वे वॉर्वे है तो नॉर्वे ने HDI के अंदर टॉप किया है लेकिन PHDI के अंदर टॉप पर वो नहीं है। तो इस तरीके से अपन ने बात करी है आज की क्लास के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 की 2020 के अंदर, जो UNDP द्वारा
जारी की जाती है और जिसके अंतर्गत 6 सूचकांक इस बार जारी किए गए हैं। कन्वेंशनली परंपरागत रूप से उसके अंदर 5 इंडेक्स जारी किए जाते थे, इस बार 6 किए गए हैं। ठीक है, तो 6 को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके अंदर क्या क्या डेटा यूज किए जाते हैं, किन चीज़ों के आधार पर उनको तैयार किया जाता है, और साथ ही साथ में इंडिया की उसके अंदर क्या रैंक रही है या क्या परफॉर्मेंस रही है, उन सबको अपन ने देख लिया। और जो नया आपके इंट्रोड्यूस किया गया है प्लानिटरी प्रेशर्स एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसके बारे में भी अपने बात कर ली। ठीक है, चलिए, थैंक यू।